वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी दासो 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि कल बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसी सेट से यानी सेट नंबर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? जो कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना, जबकि स्वदेशी प्रचार प्रसार, अवैतनिक पदों से त्याग, सरकारी समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करना, यह तीनों कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी लॉर्ड ऑकलैंड ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सुधारक इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? काकोरी कांड मुकदमे का सामना नहीं किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस घटना में शामिल राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां एवं राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चारों के चारों सुमेलित दिए गए हैं। पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कोलकाता मदरसा 1781, जिसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। बैथिन स्कूल 1849, जिसकी स्थापना JED बैथुन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों वह अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन जो 1938 में हरिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न कल के एग्जाम में आया था। बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? 1946 ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष चुना गया था एमएस खान को। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। विद्रोहियों ने एमएस खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है पूना समझौता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का प्रमुख उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 1932 में पूना समझौता अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से था? तो दोस्तों अरविंद घोष का संबंध था अलीपुर षड्यंत्र केस से। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित था? तो दोस्तों उलगुलान विद्रोह से जो संबंधित था वह है बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी तथा सी। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधित्व दयानंद सरस्वती, जो कि गलत दिया गया है। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधित्व थे स्वामी विवेकानंद, न कि दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि गलत दिया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी तथा सी दोनों गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो दोस्तों वह पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चालू ने 1884 में की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो से विवश होकर आज़ाद हिंद फौज के मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त सदस्यों की फांसी की सज़ा
किसने माफ कर दी थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेबल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? ऋग्वेद के 9वां एवं 10वां मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के वह शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी था समरहर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकांतवाद या स्यादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद या स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाक्स बख्श कहा जाता है? यह भी प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों लाक्स बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था, वह गवर्नर जनरल का नाम है सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी? जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनतकालीन शासक ने करवाया था? सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो दोस्तों इसकी गणना की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की 5 वर्ष की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान निर्माती सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दिया गया है, नीति आयोग न तो सांवैधिक निकाय है न ही संवैधानिक निकाय। कारण आर दिया गया है, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यवाही प्रस्ताव द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों पर। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की अधिकारिता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है किसी ऐसे विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 से 1 बजे तक। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 का एक के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यह्रास का तात्पर्य क्या है? मूल्यह्रास का तात्पर्य है सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप तो होती है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पहले रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, लेकिन हाल ही में इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है? पहला दिया गया है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, जो कि सही दिया गया है। अगला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, यह भी सही है। अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। यानी कि चारों के चारों सही सुमेलित दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है BSE सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? BSE सेंसेक्स का आधार वर्ष है 1978, 1979। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न देखते हैं NSDL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% अनुमानित है। अगला प्रश्न देखते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है 7,45,310 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है 7.3%। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन निम्न में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो दोस्तों वह ग्रंथि का नाम है पैराथाइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव रुधिर या खून में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा होती है। मानव रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा होती है 90 से लेकर 160 mg प्रति BL के बीच। अगला प्रश्न है एस्केरिस रोग में रोगी को तेज पेट दर्द होता है, इस रोग का कारक क्या है? तो दोस्तों एस्केरिस रोग का होने का कारण है एस्केरियस लुम्बिकाइडेसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न युग में से कौन सा एंजाइम जठर रस में होता है? तो दोस्तों जठर रस में होता है वह एंजाइम का नाम है पेप्सिन, लाइपेज तथा रेनिन। अगला प्रश्न है वसा का पाचन निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों वसा का पाचन करता है लाइपेज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशिकोर। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है मलेरिया होता है। तो दोस्तों मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है खाद्य परीक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है। खाद्य परीक्षण में परिशीतक मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। अगला प्रश्न देखते हैं डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया था। डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को प्रतिपादित किया था वाटसन एम क्रिक ने। अगला प्रश्न है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी से। अगला प्रश्न है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दोस्तों दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक निम्न में से कौन है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस महान वैज्ञानिक का कथन है कि गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति को भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण बनता है 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनती है। सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा बनती है हाइड्रोजन परमाणु का संलयन से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक आदर्श तरल की श्यानता अनंत होती है, जो कि गलत कथन दिया गया है। एक आदर्श गैस की श्यानता अनंत नहीं बल्कि शून्य होती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। फुआरा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्यानता का कारण संसंजक बल है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रत्यास्थता है क्वार्टज की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान होता है 0। अगला प्रश्न देखते हैं तापिकी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग निम्न क्षेत्र में किया जाता है। तापिकी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग किया जाता है स्पेस ट्रेवल में, सर्जरी में तथा सुपर कंडक्टिविटी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर कितना है।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस पर तथा 31 डिग्री केल्विन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ, बालू, एल्युमिनियम, कार्बन, पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी बर्फ में। ऑप्शन नंबर ए। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.50 और पानी की 1 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु क्रमशः कौन सा है? सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम तथा सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। अगला प्रश्न है, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? मिश्रण के संदर्भ में जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठोस गैस का मिश्रण जलवाष्प और आर्गन, जो कि गलत दिया गया है। ठोस गैस का मिश्रण धुआं है। धुआं कार्बन के आधार कण और वायु का मिश्रण है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। द्रव गैस का मिश्रण है सोडा वाटर। ठोस का मिश्रण है बारूद एवं पीतल। गैस का मिश्रण है वायु और प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जिस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण दिया जाता है? तो दोस्तों वह गैस है हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो दोस्तों मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को किस विधि से पृथक करते हैं? तो दोस्तों वह विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। अगला प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे दरिया साहेब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि दारू अदल का निर्माण करवाया था? पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों शेरशाह के संबंध में असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने किला ए कोना मस्जिद का निर्माण पटना में किया था, जो कि गलत है। इन्होंने किला ए कोना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था, ना कि पटना में। पटना में दोस्तों शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक निम्न में से कौन था? महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक हो जाएगा बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सीरिया के राजा से सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? तो दोस्तों वह शासक का नाम है बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के पटना शहर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन
दिसंबर 1938 में पटना में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था? तो दोस्तों वह दल का नाम है ऋषि दल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1941 में गांधी जी ने कहा था, अभी डैश ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो दोस्तों वह प्रांत था बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि स्थलरुद्ध? तो दोस्तों इसमें लैंडलॉक्ड देश हो जाएगा बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर डी। बोत्सवाना अफ्रीका महादेश के दक्षिण भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। अफ्रीका महादेश में कुल 16 देश स्थलरुद्ध देश हैं, जबकि विश्व में इसकी संख्या 44 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में सबसे पूर्व में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पूर्व में स्थित झील हो जाएगा ओंटारियो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर बगोटा, जो कि गलत दिया गया है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है, जबकि कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डार्लिंग रेंज में स्थित शहर कौन सा है? डार्लिंग रेंज में स्थित शहर हो जाएगा पर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन, और इसके बाद है वियतनाम एवं रूस। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को जाना जाता है ग्वाइट के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों वह नदी है मंजरा नदी, जो कि बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबरी, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदी है, जबकि मंजरा दाएं तट से ऊपर मिलने वाली सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस युग में परियोजना एवं नदी का संबंध सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामसागर कृष्णा नदी, जो कि गलत दिया गया है। रामसागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी सुमेलित दिए गए हैं। वीर परियोजना नीरा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। मंगलम परियोजना चिरुकुन्ना पूझा नदी पर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का पड़ोसी राज्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हरियाणा का पड़ोसी राज्य जो नहीं है वह है उत्तराखंड। हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, लौ एस के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों लौ एस का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा बादाम पहाड़ी, बेला डीला तथा बाबा बुदुन।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बादाम पहाड़ी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाबा बुदुन तथा कद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है तथा मेसाबनी तांबा का प्रमुख क्षेत्र है और यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा गृह को अन्य और किस नामों से जाना जाता है? युवा गृह को जिस और अन्य नाम से जाना जाता है वह है घोटुल, धूमकुड़िया तथा गति ओरा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परसेंट के अनुसार निम्नलिखित में से किस समुदाय की संख्या सबसे कम है? जनसंख्या परसेंट के अनुसार जिस समुदाय की संख्या सबसे कम है वह है जैन की, ऑप्शन नंबर डी। जैन का परसेंट है दोस्तों 0.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता का परसेंट बिहार के बाद न्यूनतम है? जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता का परसेंट बिहार के बाद न्यूनतम है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है घाघरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिहार जिस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह है जोन 5, जोन 3 तथा जोन 4 में। बिहार में 3 प्रकार के भूकंप जोन क्षेत्र स्थित हैं। जोन 5 के अंतर्गत सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल आदि आते हैं। जोन 4 में पटना, वैशाली, चंपारण, सारण, सिवान आदि आते हैं, जबकि जोन 3 में भोजपुर, गया, रोहतास आदि आते हैं। इनमें से जोन 5 सर्वाधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जमुई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सोडा उत्पादक जिला कौन नहीं है? सोडा उत्पादक जिला नहीं है वह है पटना। सोडा उत्पादक जिले में शामिल हैं सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, चंपारण, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, वैशाली आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है कैमूर में, अरवल में तथा शिवहर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के कैमूर, शिवहर एवं अरवल शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि किशनगंज, गुवाहाटी, पटना रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो दोस्तों इसमें एक भी नदी सीधे रूप से गंगा में नहीं मिलती है,
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है, वे कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान ऐना से विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों तूफान ऐना से प्रभावित हुआ था अफ्रीकी देश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जम्मू और कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। हरियाणा ने राज्य में समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की भी घोषणा की है, यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NASO 95 लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है दरभंगा में। अगला प्रश्न है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है, यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा, यह भी दोस्तों सही है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा, यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाईबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है जापान, ऑप्शन नंबर सी। जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाईबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों वह शहर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुवुला पांडुंगा यानी कि पशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। जबकि सुरंग 10.3 किलोमीटर लंबी है, जो कि गलत दिया गया है। सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवीण कुमार सोपती जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में मृत्यु हो गई, इसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था डिस्कस थ्रो में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, होयसाला मंदिर जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है, यह स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है बेलूर में, हैलीबीड में तथा सोमनाथपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क बनी है। स्टील के कचरे से सड़क बनी है सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा है। तो दोस्तों भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली को सौंपा है मालदीव को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नरसिंहपेट्टई नागसोरम को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव भैरव, बाल संत समंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियों को किस देश ने भारत को लौटाया है। तो दोस्तों भारत को लौटाया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। ओल चिकी लिपि क्या है। तो दोस्तों ओल चिकी लिपि है संताली भाषा लिपि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं। जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है सागरिका घोष के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी तथा डी। ग्रुप बी में सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जो कि गलत दिया गया है। बिहार ग्रुप बी में 5वें स्थान पर है, यह भी दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। इसे सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर पर जारी किया गया था। गुजरात ने ग्रुप ए में सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक तथा झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सावा झील स्थित है इराक में। अगला प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सावा झील स्थित है इराक में। अगला प्रश्न है। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडेन अल्पनेक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो दोस्तों वह भारतीय क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा तथा जसप्रीत बुमराह। आगे 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।